सो जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का राम एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जहां हम कवर कर रहे हैं अपना फाउंडेशन बायोलॉजी। और जैसा कि आप सबको पता है, हमने अपने 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। पहला जो आपका सेल या कोशिका होती है, दूसरे नंबर पे आपका ऊतक या टिश्यू आता है। अब हम जिस छोटे छोटे सेल से मिलकर ऊतक या फिर टिश्यूज़ का फॉर्मेशन हो रहा था, उस ऊतक या टिश्यू से आपकी बॉडी के विभिन्न ऑर्गन्स का फॉर्म होता है, यानी आपके बॉडी के बहुत सारे अंग बनते हैं। धीरे धीरे करके हम उन्हीं अंगों के बारे में स्टडी कर रहे हैं, और उन अंगों को हम एक प्रॉपर सिस्टम के रूप में स्टडी करते हैं, जिसमें से हमारे जो जितने भी सिस्टम होते हैं वो हमने पिछले लेक्चर में आपको बता दिए थे कि भाई ये सारे सिस्टम हम पढ़ने वाले हैं। उसमें से हमारा फर्स्ट सिस्टम अभी चल रहा है, ठीक है, जिसका नाम क्या है? पाचन तंत्र, या फिर जिसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में अभी तक क्या क्या चीज़ें कवर कर चुकी हैं, तो आप देखेंगे कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उस डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने अपने फर्स्ट नंबर पे जो कवर किया था वो कवर किया था आपके इस मुख गुहा को, या फिर जिसको हम बकल कैविटी कहते हैं। इस मुख गुहा या फिर बकल कैविटी में हमने अपने टंग के बारे में स्टडी किया था, जीभ के बारे में, ठीक है। उनमें टेस्ट वर्ड्स होते हैं, यानी स्वाद कलिकाएं होती हैं, उनके बारे में स्टडी करे थे। फिर हमने जाने थे कि भाई हमारी जो बॉडी है उसमें टीथ नाम का स्ट्रक्चर पाया जाता है। इस टीथ को हमने इस टीथ को हमने अंदर और बाहर से अच्छे से जान लिया था। भाई सबसे बाहर से हमने जाना था कि उसमें विभिन्न टाइप की परतें होती हैं, जिसमें से सबसे हार्ड परत आपकी एनेमल की होती है। फिर हमने इस टीथ की स्टडी करी थी और जाना था कि हाँ, जो ह्यूमन बॉडी होती है या फिर जो आपके ऐसे जीव जंतु जिनमें दांत पाए जाते हैं, तो अलग अलग प्रकार के होते हैं, है ना। और उनमें से हमने जाना था कि सबसे मतलब आगे इंसीजर, केनाइन और फिर प्री मोलर, मोलर, ऐसे करके अलग अलग दांत पाए जाते हैं और उनकी कुछ संख्याएं पाई जाती हैं। फिर दांत और जीभ के बाद हमने एक स्ट्रक्चर कवर किया था, जिसे हमने क्या नाम दिया था? तालु। ये ऊपर वाला पोर्शन है ना, जिनको हमने इंग्लिश में पैलेट बोला था। उसके बारे में पढ़ने के बाद हमने जाना था कि हमारी जो बॉडी है उसमें यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होता है, जिसे हमने क्या नाम दिया था? जिसे हमने ग्रिसनी नाम दिया था, ठीक है। ग्रिसनी, या फिर जिसे हम जो आपके ट्रैकिया और जो आपका एपिग्लोटस था उसके ऊपर वाला भाग दिखा रहा था, जो कि 2 लाइन से मिलकर बनता है, यानी कि जिसके अंदर आपको 2 ट्यूब देखने को मिलते हैं। एक होता है आपका ये जो नाक वाला भाग अंदर की ओर जाता है, ठीक है, और दूसरा होता है जो ये आपका मुंह वाला भाग अंदर की ओर जाता है। तो वो जो दो आपको ट्यूब देखने को मिल रही थी, उसी भाग को हम क्या नाम देते हैं? उसी भाग को हमने अपना नाम दिया था जो कि हमने पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं, ठीक है। उसी भाग को हमने क्या नाम दिया था? आपके ग्रिसनी, ठीक है। चलो अब हम देखेंगे जो हमारा आगे का स्ट्रक्चर है, जो हमारी बॉडी में खाना जो है जहाँ से होकर जाता है। तो भाई हमने अपना बकल कैविटी कवर कर चुका है। बकल कैविटी के बाद आप देखेंगे एक लंबी से पाइपलाइन में कह रहा हूँ, एक लंबी सी ट्यूब के थ्रू आपके अंदर का जो भोजन है वो कहाँ तक जाता है? आपके अमाशय या फिर स्टमक वाले भाग तक जाता है, इस पेट वाले भाग तक, ठीक है। तो जो खाना आपके मुंह से एक लंबी सी ट्यूब के थ्रू होकर जाता है, हम उस ट्यूब के बारे में अभी स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भाई देखो, हम किसके बारे में अभी पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं ईसोफेगस के बारे में, और दूसरा क्या? स्टमक के बारे में। तो ये जो स्टमक है, आपके अंदर का कुछ ऐसा देखने वाला भाग होता है जहां पर आपकी बॉडी में क्या होता है? फूड का स्टोरेज होता है। इसको हम एस से डिनोट करते हैं, एस फॉर स्टमक। और ये जो आपका भाग है, जिसको हमने क्या? फूड पाइप या फिर आपके भोजन नलिका के नाम से जाना जाता है, इसको हमने क्या कहा? इसको हमने ओ से डिनोट किया, यानी ओइसोफेगस वाला आपका भाग होता है ना। चलो इन चीज़ों को आगे हम कवर करेंगे एक एक करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई आज का लेक्चर। देखो, जो हमारा सबसे पहला वाला भाग है, जिसे हम क्या कहते हैं? ग्रास नली, या फिर जिसे हम ईसोफेगस कहते हैं। ओइसोफेगस, ये जो ओ है साइलेंट है, मैं बार बार बताते जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा जो ईसोफेगस वाला भाग है, ये हमारे मुख गुहा या फिर जो हमारी बकल कैविटी होती है, जो हमारा मुख गुहा यानी कि इंग्लिश में जो हमारी बकल कैविटी होती है, ओरल कैविटी या वकल कैविटी वाला जो भाग होता है, ये वाला भाग, ठीक है। इसके नीचे से एक लंबी सी
क्या होता है, एक लंबी सी ट्यूब टाइप की स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, ये मुखगुहा क्या करता है, मुखगुहा से लार से सना हुआ भोजन आपके निगल द्वार या फिर गलेट से होता हुआ, निगल द्वार क्या होता है भाई, ये वाला पोर्शन जहाँ पे आपके ये छोटा सा स्ट्रक्चर पाया जा रहा था जिसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में स्टडी किए हैं। इसको हमने क्या नाम दिए थे भैया, इपीग्लोटस, एक ढक्कन के जैसे काम कर रहा था, याद है ना, पिछले लेक्चर में बताया था। चलो उसके बाद आप देखोगे यह एक लंबी नली होती है। क्या भैया, आपकी जो ये ईशोफेगस है इसके बारे में, ग्रास नली जो है इसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। कैसी होती है, एक लंबी नली होती है जो आपके इस मुख गुहा या फिर बकल कैविटी से होती हुई सीधे कहाँ पर खुलती है, इस पेट वाले भाग में खुलती है। कहाँ पर खुलती है, पेट वाले भाग में, अमाशय में खुलती है। अमाशय यानी कि जिसको इंग्लिश में हम स्टमक कहते हैं। चलो इसकी जो लंबाई है, जो लेंथ है वो कितनी होती है, लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। कैसे नापेंगे भैया 25 सेंटीमीटर, एक स्केल लेना, बड़ा वाला जो रूलर आता, जो स्केल आता है आपका, वो आप देखेंगे अराउंड 30 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर का होता है। वहाँ से आप 25 सेंटीमीटर नापना और फिर उसको अपने यहाँ गर्दन के पास लगाना, तो आप खुद समझोगे कि 25 सेंटीमीटर में अराउंड यहाँ कहीं तक आपका क्या आएगा, बकल कैविटी के नीचे ये ग्रास नली या फिर ईशोफेगस वाला भाग आएगा। समझ में आया, ये ईशोफेगस वाला भाग या फिर ये ग्रास नली आपके कहाँ पर जाकर खुलता है, इस अमाशय वाले भाग में खुलता है। ठीक है, स्टमक वाले भाग में, जो कि आपके पेट का भाग होता है। अब आप देखेंगे कि ये जो आपका भाग है ईशोफेगस वाला भाग, यहाँ पर आपको देखने में मिलेगा कि ये जो ग्रास नली या फिर ईशोफेगस वाला भाग है, यहाँ पर किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है, पाचन क्रिया नहीं होती है, किसी भी प्रकार का डाइजेशन देखने को आपको नहीं मिलता है। समझ में आया। तो क्या भैया हमारा जो मुख गुहा वाला भाग था वहां पे भी कोई पाचन नहीं हो रहा था, तो नहीं, ऐसा नहीं है। आप आगे चल के पढ़ोगे कि इस मुख गुहा में कुछ ग्रंथियां पाई जाती हैं, जैसे 1, 2 और ये ऊपर वाली 3, ऐसी 3 आपके ग्लैंड या फिर ग्रंथियां पाई जाती हैं, थैली स्ट्रक्चर कहो। इनके अंदर कुछ एंजाइम होते हैं जिनको हम टाइलिन नाम देते हैं, जो हमारे भोजन को जब हम चबाते हैं तो उसके साथ में एंजाइम मिक्स होता है टाइलिन, और वहीं से आपके भोजन के पाचन की क्रिया स्टार्ट हो जाती है, आपका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम खाने को गुटकते हैं तो खाना एकदम से इस अमाशय में आकर, इस स्टमक में आकर गिरे ना, क्योंकि भाई अगर मैं ऐसे करके खाना खाऊंगा तो धम्म धम्म जाके गिरेगा ना मेरे पूरे अमाशय में, पेट में झटके लगेंगे, हम ऐसे उठेंगे। तो ये चीज़ ना हो, इसलिए बीच में आपका क्या होता है, लंबी सी ट्यूब होती है जिसे हमने क्या नाम दिया, मुख गुहा या फिर जिसे हमने क्या नाम दिया, आपके ग्रास नली या फिर ईशोफेगस नाम दिया। अब ये जो ग्रास नली या ईशोफेगस है, इसमें एक आप आगे चल के पढ़ेंगे कि एक क्रमानुकुंचन गति होती है, जिसके कारण आपका भोजन जो है वो धीरे धीरे ऊपर से नीचे सरकते हुए आता है ना। क्रमानुकुंचन गति मतलब कि भाई ये पूरी सिकुड़ी हुई रहती है ना, उसके बाद जहां जहां से भोजन जाता है तो वो ऐसे धीरे धीरे बीच से फैलती है और फिर सिकुड़ती है, इस टाइप का काम होता है उसके बीच में। ठीक है, तो जब ये वाली गति होती है, क्रमानुकंचन गति होती है, तो कहीं ना कहीं भोजन धीरे धीरे खिसक के आपके अमाशय या फिर नीचे वाले भाग तक पहुंचता है, इस नमक वाले भाग तक पहुंचता है। चलो, तो आपको ध्यान रखना है भाई किसके बारे में, ग्रास नली और ईशोफेगस के बारे में। कुछ और बातें जानते हैं इस ईशोफेगस के बारे में, जो मैंने आपको बताया, क्रमानुकुंचन गति या फिर पेरिस्टीडियल मूवमेंट, है ना, सॉरी पेरिस्टलिसिस मूवमेंट। ये जो पेरिस्टलिसिस मूवमेंट होता है, पेरिस्टलिसिस मूवमेंट या फिर क्रमानुकुंचन गति होता है, ये आखिर में होता कैसा है, ये मैंने आपको पहले बता दिया कि भाई हमारी जो फूड पाइप है उसमें कुछ ऐसी ऐसी गति होती रहती है जिसके कारण आपका जो खाना है वो धीरे धीरे खसक कर आपके अमाशय या फिर स्टमक वाले भाग तक पहुंचता है। एकदम से खाना जाएगा तो भाई पूरे पेट में झटके लगेंगे, हो सकता है पेट दर्द करने लगे। इसी चीज़ को रोकने के लिए खाना धीरे धीरे नीचे की ओर खसकता है, जिसके पीछे का रीज़न क्या है, यही आपकी ग्रास नली या फिर ईशोफेगस वाली क्रमानुकुंचन गति या फिर पेरिस्टलिसिस मूवमेंट। ठीक है, चलो अब आप देखेंगे कि इसकी जो दीवार होती है, किसकी, ईशोफेगस, ये पूरा स्ट्रक्चर ईशोफेगस का ही है। तो इस ईशोफेगस की जो दीवार होती है वो पेशीय तथा संकुचनशील होती है, यानी मस्कुलर होती है, पहली चीज आपको ध्यान रखना है। और दूसरी चीज कि इनमें आपके संकुचनशीलता का गुण पाया जाता है। संकुचनशीलता यानी
कॉन्ट्रैक्टाइल। अब ये कॉन्ट्रैक्टाइल या संकुचनशीलता क्या, वही जो मैं बता रहा हूँ कि भाई ऐसे ऐसे मूवमेंट होता रहता है, उसी मूवमेंट के कारण खाना आपके धीरे धीरे ऊपर नीचे खसकता है। आप खुद देखो, ये वाले भाग में प्रेशर ही अंदर घुसा हुआ है, यहाँ पर खाना है, फिर ये धीरे धीरे भाग ऐसे सिकुड़ते हुए नीचे को आएगा और नीचे वाला जो भाग है वो ऐसे बाहर की ओर फैलता हुआ जाएगा, जिससे खाना धीरे धीरे कहाँ जाएगा, नीचे की ओर खसकने लगेगा। ठीक है, अब देखो भोजन के पहुंचते ही दीवार में तरंग की तरह संकुचन और शिथिलन स्टार्ट हो जाता है। अब ये संकुचन और शिथिलन क्या है भाई, इसको हम कहते हैं आपको कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन यानी जब दीवारें जो है आपकी जो ईशोफेगस या ग्रास नली की जो साइड की दीवारें हैं, है ना, साइड की मसल है, वो क्या होती हैं, धीरे धीरे ऐसे आपस में जुड़ना स्टार्ट होती हैं। तो ये जुड़ी तो इनको हम क्या नाम देंगे, संकुचन या फिर आपका कॉन्ट्रैक्शन। और जब ये दीवारें खुलती हैं तब इसको हम क्या नाम देंगे, तब हम इसको कहेंगे रिलैक्सेशन या फिर शिथिलन वाला गुण। ठीक है, आगे चल के हम पढ़ेंगे कि भाई आपका जो हार्ट होता है ना, आपका जो हृदय होता है, उसमें भी ये संकुचन और शिथिलन वाला गुण पाया जाता है। ठीक है, उसमें भी क्या पाया जाता है, ये संकुचन और शिथिलन वाला गुण पाया जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप देखो, ये जो मैंने आपको बताया क्रमानुकुंचन या फिर जिसको हम क्या नाम देते हैं इंग्लिश में, जिसको हम कहते हैं पेरिस्टलिसिस, है ना, पेरिस्टलिसिस। तो ये जो क्रमानुकुंचन या फिर पेरिस्टलिसिस है, इसके बारे में आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि कहाँ पर होती है, ग्रास नली या फिर ईशोफेगस में होती है। किसमें हेल्प करती है, भोजन को आपके मुख गुहा या फिर बकल कैविटी वाले भाग से इपिग्लोटस से होते हुई, है ना, क्रमानुकुंचन गति के थ्रू आपके अमाशय तक भोजन को पहुंचाती है। स्टमक तक फूड को क्या करती है, लेकर जाती है। और फूड एकदम से ना जाए अमाशय या फिर स्टमक वाले भाग में, इसलिए क्या करती है, उसमें शिथिलन और संकुचन का गुण पाया जाता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन वाला गुण पाया जाता है। ठीक है, देखो यही क्रमानुकंचन गति के कारण क्या होता है, आपका भोजन जो है वो धीरे धीरे नीचे खिसक कर अमाशय में पहुंचता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो मैंने आपको बातें बताई वो थी किस बारे में भाई, वो थी आपकी इस ईशोफेगस के बारे में। ठीक है, अब ईशोफेगस इस ईशोफेगस या फिर ग्रास नली के बाद हम अपना अगला स्ट्रक्चर कवर करने वाले हैं, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है आपका अमाशय या फिर स्टमक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देखेंगे कि ये जो हमारा अमाशय होता है, इसके बारे में आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है कि भाई आप जब भी कोई भी भोजन खाते हो, यानी आपने खाना खाया, तो आपको क्या पता चला कि खाना खाने के बाद भोजन जो है आपकी बॉडी में डायरेक्ट कहीं पर भी नहीं चला जाता। कहाँ पर जाता है, इसी स्टमक वाले भाग में जाता है। और जब आप भोजन खाते हो तो धीरे धीरे क्रमानुकुंचन गति के थ्रू आपके जो ईशोफेगस वाला भाग है ना, आपका जो ग्रास नली है, वहां से होते हुए आपके अमाशय या फिर स्टमक वाले भाग में भोजन पहुंचता है। और आपके मुंह के बाद आपका जो बकल कैविटी या फिर मुख गुहा वाला भाग है, जहां आप भोजन को चबा रहे थे, उसके बाद जो आपका सेकेंडरी पाचन है, यानी जो आपका पाचन की दूसरी स्टेज है ना, डाइजेशन की सेकेंड स्टेज है, वो कहाँ पर स्टार्ट होती है, आपके इस अमाशय या फिर स्टमक वाले भाग में स्टार्ट होती है। तो मैंने बोला भाई पहला पाचन कहाँ, पहला पाचन जिसको हम मतलब रफ टाइप का डाइजेशन भी कह सकते हैं, है ना, उसमें क्या होता है कि खाना केवल छोटे छोटे पदार्थों, मतलब आपके छोटे छोटे उसमें टूट जाता है, यानी जटिल तत्व जो है वो सरल तत्व में टूट जाते हैं। ठीक है, अब जब हमने भोजन को चबा लिया तो कहीं ना कहीं उसका स्ट्रक्चर सिंपल हो गया, फिर वो जाएगा आपके अमाशय में। फिर यहाँ पर भी आपके कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं, जिसके द्वारा आपका जो खाना है वो कैसा हो जाता है, वो पाचित होने लगता है। चलो तो इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो भाई, सबसे पहले आपका जो आहार नाल होता है ना, आहार नाल यानी मैंने आपको बताया था कि आपके मुख गुहा या फिर बकल कैविटी से स्टार्ट होकर इस गुदा यानी आपके पीछे गुदा यानी जो आपका एनस वाला भाग होता है, वहां तक के
पूरा जो फूड पाइप होता है जो आपकी पूरी बॉडी से होता हुआ जाता है, जिसमें आपके मुख गुहा, ग्रास नली, ग्रसनी, ग्रास नली, फिर स्टमक या आमाशय हो गया आपका, फिर छोटी आंत, बड़ी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इनसे होते हुए जब अपशिष्ट पदार्थ या फिर आपके अनडाइजेस्टिव जो मटेरियल होते हैं वो बॉडी के बाहर निकलते हैं। तो ये जो पूरी आपकी क्या थी, ट्यूब थी, है ना, आपकी बॉडी में, उस ट्यूब को हमने क्या नाम दिया था? उस ट्यूब को हमने आहार नाल या फिर एलिमेंट्री कैनाल नाम दिया था। हमने पिछले लेक्चर में इसको कवर कर चुके हैं। अब इस एलिमेंट्री कैनाल को हमने कुछ भागों में सेपरेट किया, जिसमें से पहला भाग था आपका ये मुख गुहा वाला, फिर दूसरा भाग था आपका ईसोफेगस वाला, ठीक है, जिसको हम ट्यूब अभी पढ़ के आए हैं। फिर तीसरा भाग है आपका स्टमक या फिर आमाशय वाला, जिसको अब हम पढ़ रहे हैं। फिर बचेगा आपका क्या? स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, यानी छोटी आंत और बड़ी आंत, ठीक है। चलो, तो आप देखो, आपके जो आहार नाल होता है या एलिमेंट्री कैनाल होता है, उसका सबसे चौड़ा भाग होता है, यानी सबसे चौड़ा, यानी इनकी जो दीवारें हैं वो कहीं ना कहीं ज़्यादा फैली हुई रहती हैं, ठीक है, सबसे चौड़ा भाग होता है। उसके बाद थैलीनुमा स्ट्रक्चर होता है। भाई एक थैली ही तो है, यहाँ पर आके आपका फूड क्या हो रहा है? स्टोर होगा। और आप देखोगे कि आगे हम पढ़ेंगे कि आपका जो फूड है इस अमाशय में 4 घंटे तक रहता है, जब तक उसको अच्छे से पाचन नहीं हो जाता, फिर आगे खसकता है धीरे धीरे, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि भाई आपको लगभग सोने के मतलब 2.5-3 घंटा पहले लास्ट अपनी मील ले लेना चाहिए, ताकि आपकी ये अमाशय की जो मसल है ना, अमाशय की मांसपेशियां हैं या फिर जो आपकी स्टमक की मसल है वो क्या हो जाएं? रिलैक्स हो जाएं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप देखो, इस आहार नाल या फिर एलिमेंट्री कैनाल का सबसे चौड़ा भाग आपका कौन सा होता है? अमाशय या फिर स्टमक होता है। फिर आगे आपको पता चलेगा कि इसका जो आकृति है कैसी होती है? जे आकृति का होता है, जे साइज का स्ट्रक्चर होता है ये। अब ये जे साइज का स्ट्रक्चर क्या है? तो गौर से देखो, आपका जो जे बनता है वो कुछ ऐसा बनता है, और इसी शेप का तो आपका ये दिख रहा है अमाशय, गौर से देखो, इसी शेप का तो दिख रहा है आपको, इसलिए कहते हैं कि भाई जे शेप का होता है। चलो, अब आगे क्या लिखा है कि ये आपका उदर गुहा यानी एब्डोमिनल कैविटी में बाईं ओर स्थित होता है। अब उदर गुहा क्या होती है? एब्डोमिनल कैविटी क्या होती है? तो आपके पेट वाला भाग, आपकी ये जो पसलियां या फिर जो आपकी यहाँ पर आप छुओगे तो आपको हड्डियां महसूस हो रही होंगी, उसके जस्ट नीचे जहाँ से आपकी जो हड्डी है या फिर जो आपकी बोन है आपको खत्म हुई दिख रही होंगी, है ना, उसके जस्ट नीचे से, तो उसी जगह पर जो भाग होता है उसे हम एब्डोमिनल वाला एरिया कहते हैं, या फिर उसको क्या कहते हैं हम? यही उदर गुहा वाला भाग कहते हैं। आपके जो एब्स होते हैं ना बॉडी के, उदर गुहा या फिर एब्डोमिनल वाले भाग में ही आते हैं। जब भी हम एब्स की एक्सरसाइज करते हैं तो उसको हम एब्स ना कह के क्या कहते हैं? एब्डोमिनल एक्सरसाइज भी कह देते हैं कई बार। चलो, तो इस एब्डोमिनल या फिर उदर गुहा वाले भाग में आपके लेफ्ट हैंड की ओर, लेफ्ट हैंड यानी कि आपका उल्टा वाला भाग, उधर पर उसकी ओर यानी उल्टे भाग की ओर स्थित होता है आपका क्या? ये अमाशय या फिर स्टमक। ये चीज़ ध्यान रखनी है। इसी रीज़न से कहते हैं कि जब आप खाना खाकर सोते हो तो अगर आप तुरंत में सोते हो तो आपको हमेशा बाएं करवट में सोना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपका जो फूड है कहीं ना कहीं इसी भाग में रहता है, और आपके जो अमाशय या फिर स्टमक वाला पोर्शन है उसमें क्या नहीं जाता? प्रेशर नहीं पड़ता है। अगर आप राइट करवट लेके सो जाओगे तो होता क्या है? देखो कि आपका जो फूड है, मान लो वो फूड यहाँ पर है, अब यहाँ से आपका फूड धीरे धीरे पच रहा है और 4 घंटे तक रहेगा, डाइजेशन 4 घंटे समथिंग यहीं पर चलेगा, और आपने राइट करवट ले लिया तो होगा क्या कि ये जो अमाशय या फिर स्टमक वाला पोर्शन है वो आपका कहीं ना कहीं दूसरी ओर प्रेशर मारेगा, और फिर हो सकता है कि कई बार अनडाइजेस्टिव फूड भी आपके जो आंत वाला पोर्शन है, इंटेस्टाइन वाला एरिया है, वहां से नीचे की ओर जाने लगे। दैट्स वाई कहते हैं कि आपको खाना खाने के तुरंत बाद सोना नहीं चाहिए, और अगर आप सो जाते हो तो आपको बाएं करवट में सोना चाहिए। समझ में आया? चलो खैर आगे बढ़ते हैं। ये सब तो छोटी छोटी बातें हैं भाई, आगे हम जानते रहेंगे अपनी रियल लाइफ से जुड़े हुए। देखो ये जो आपका भाग होता है अमाशय या फिर स्टमक, ये कैसा होता है? यहाँ पर आप देखो द्विपालिका थैली यानी कि बाइलव्ड सैक जैसी संरचना होती है, जिसकी जो लंबाई है लगभग 30 सेंटीमीटर होती है। तो आप खुद सोचो कि ये जो आपका अमाशय वाला भाग है, आपकी बॉडी का इतना बड़ा भाग है कि इसकी लंबाई लगभग 30 सेंटीमीटर होती है।
आप समझ रहे हो, तभी आप कहते हो ना भाई इतना सारा खा लिया पता नहीं कहाँ गया, कहाँ गया भाई, इसी अमाशय या फिर स्टमक वाले एरिया में गया। अब इसकी लंबाई आप खुद सोचो 30 सेंटीमीटर है। अब 30 सेंटीमीटर लंबी आप एक थैली लो अपने हाथ में, जिसकी चौड़ाई भी कितनी हो, लगभग अच्छी खासी हो, लगभग समझ लो 12 सेंटीमीटर तो मान के चलो जिसकी चौड़ाई भी। तो एक 12 सेंटीमीटर चौड़ी आपकी झिल्ली जो कि 30 सेंटीमीटर गहरी है, उसमें आप खुद सोचो कितना फूड स्टोरेज कर सकते हो, बहुत सारा। ऐसे ही आपका जो स्टमक वाला पोर्शन होता है ना, अमाशय वाला एरिया होता है, ये कई बार बहुत ज़्यादा फूड स्टोरेज करने की कैपेसिटी रखता है। चलो आगे बढ़ते हैं। आपको ध्यान क्या रखना है कि भाई इसकी लंबाई ध्यान रखना है 30 सेंटीमीटर होती है, और एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये जो है जे शेप का होता है और आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है, आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब ये जो अमाशय हम पढ़ रहे थे, ये जो स्टमक हमने पढ़ा, इसको हम सेपरेटली अंदर की ओर से जानते हैं थोड़ा, ठीक है। ये जो अमाशय होता है इसको हम अंदर की ओर से जानेंगे, मतलब थोड़ा डीपली स्टडी करेंगे। देखो अमाशय के अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, भाग के बारे में स्टडी करने वाले हैं, और इसके जो वॉल्व यानी कि वॉल्व होते हैं उनके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। वॉल्व कैसे बताता हूँ आगे। देखो सबसे पहले आपका जो अमाशय का भाग होता है उसको हम 3 पार्ट में स्टडी करते हैं। सबसे पहला होता है आपका कार्डियक, दूसरा होता है आपका फंडिक, और तीसरा होता है आपका क्या, पाइलोरिक। नाम ध्यान रखना है, क्या क्या ध्यान रखना है, एक है आपका कार्डियक, एक है आपका फंडिक, और एक है आपका पाइलोरिक। ये 3 नाम आपको ध्यान रखना है, तीनों नामों को धीरे धीरे करके जानते हैं। चलिए तो देखो जो कार्डियक वाला भाग होता है आपका, ठीक है, उस कार्डियक वाले भाग में ये सबसे ऊपर का पार्ट होता है आपके अमाशय या फिर स्टमक का, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और इस सबसे ऊपर यहाँ तक का भाग होता है, देखो बना हुआ है। अब इस सबसे ऊपर वाले भाग में आप खुद सोचो फूड जो है ईशोफेगस या फिर ग्रास नली से होकर इसी कार्डियक वाले भाग में आएगा सबसे पहले। तो पहली चीज ये ध्यान रखना है। अब इस कार्डियक वाले भाग से फूड वापस ना जाए, है ना, अंदर आने के बाद फूड वापस ना जाए। आप सपोज करो कि आप खाना खाने के बाद तुरंत उल्टे खड़े हो गए, तो क्या होगा, तुरंत उल्टे खड़े हो गए तो अगर बीच में कुछ नहीं होता तो आपका फूड तो वापस चला जाता है, यानी आप उल्टी कर देते, वॉमिटिंग हो जाती है आपको। लेकिन ऐसा ना हो इसलिए इस कार्डियक वाले भाग में एक छोटा सा वॉल्व या फिर गेट पाया जाता है, मसल का ही गेट होता है वो, जो कि खाने को अंदर तो आने देता है लेकिन खाने को बाहर नहीं जाने देता है वापस। उसको हम क्या कहते हैं, उस गेट को हम कार्डियक वॉल्व नाम देते हैं, जो क्या करता है अमाशय और ग्रास नली के मध्य होता है, यानी कि जो आपका स्टमक है और ईशोफेगस वाला भाग है उन दोनों के बीच में होता है। चलो अब दूसरे नंबर का जो स्ट्रक्चर है उसका नाम क्या है, फंडिक। कैसा स्ट्रक्चर होता है, देखो भाई यहां से लेके यहां तक का स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या नाम देते हैं, फंडिक नाम देते हैं। इस फंडिक वाले भाग में क्या होता है, देखो इस फंडिक वाले भाग को बीच का पार्ट कहते हैं, और कार्डियक के बाद भोजन इसी वाले पार्ट में आता है। और आगे आप पढ़ोगे कि इस कार्डियक फंडिक पाइलोरिक वाले भाग में अलग अलग कुछ सेल पाई जाती हैं, अंदर की ओर से कुछ अलग अलग इनमें टिश्यूज पाए जाते हैं, ऊतक होते हैं, है ना, और जिनके द्वारा आपके भोजन का पाचन होता है। आगे इस कार्डियक फंडिक पाइलोरिक यानी जो अमाशय के 3 भाग हैं, स्टमक के 3 पार्ट हैं, इसको हम अंदर से पढ़ेंगे, ठीक है, इसको हम अंदर से पढ़ेंगे। अभी तो ऊपर से नाम बस देख रहे हैं, आगे पढ़ेंगे। देखो अब ये जो आपका भाग है बीच वाला हम पढ़ रहे थे फंडिक, ये फंडिक क्या होता है, बीच का भाग होता है। इसके बारे में अंदर से चीजें ध्यान रखनी है, आगे जानेंगे इसको। चलो फिर आपका, हाँ एक चीज ध्यान रखना है कि ये जो कार्डियक वाला भाग है, जो फर्स्ट वाला भाग है आपका, वहां पर इस कार्डियक वाले भाग में जठरागम या फिर इसको हिंदी में जठरागम कहते हैं। क्यों कहते हैं, ये सबसे आगे का भाग होता है, और इसको जठरागम क्यों कहते हैं, क्योंकि यहीं पर आपका HCl या फिर जो जठर रस होता है, जो आपके भोजन को सेकेंडरी पाचन या फिर द्वितीयक सेकेंडरी डाइजेशन या फिर द्वितीयक पाचन में मदद करता है। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो फूड आया सबसे पहले आपका ईशोफेगस से, गया कार्डियक वाले भाग से होते हुए, बीच में कार्डियक वॉल्व है जिसके कारण फूड वापस ऊपर नहीं जा पाएगा, है ना। फिर इस कार्डियक वाले भाग में आप देखोगे कि जठरागम या फिर आपके जठर रस होता है, जिसको HCl भी कहते हैं,
यहाँ पर जठर रस की क्या होती है, सेल होती हैं, जठर रस की कोशिकाएं होती हैं जो जठर रस या फिर HCl को बस सिक्रेट करती हैं यानी बाहर निकालती हैं जिससे भोजन का पाचन हो सके। चलो, फंडिक वाले भाग को बाहर से केवल इतना ध्यान रखना है कि भाई बीच का पार्ट होता है। फिर तीसरे और अंतिम वाले भाग को हम पढ़ लेते हैं, जिसके बाद आपका अमाशय आगे की ओर बड़े स्ट्रक्चर में खुल जाता है। आगे की ओर मतलब नीचे चले जाता है, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ होता है यहाँ से, है ना। चलो, इस पाइलोरिक वाले भाग को हमें जानना है तो देखते हैं। आप देखो, तीसरा भाग होता है आपका क्या, पाइलोरिक। इसको क्या बोलते हैं, जठर निर्गम भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, पाइलोरिक या फिर जठर निर्गम भी कहते हैं इसको। चलो, इसके बाद ये है आपका अमाशय का पिछला भाग यानी कि पोस्टीरियर पार्ट होता है। देखो, नीचे वाला पार्ट होता है, मैं बता चुका हूँ। और इसमें आप सोचो क्या हो, अगर आपका जो थैली है, आपने भोजन डाला, ऊपर से डायरेक्ट चला गया, रिवर्स तो नहीं हो रहा है भोजन, क्योंकि उसके बीच में ये कार्डियक वॉल्व पाया जा रहा है। लेकिन जब हम नीचे की ओर आएंगे, पाइलोरिक वाले भाग में आएंगे, तो भाई फूड यहाँ से गया, अब इसमें पाचित हो रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर कोई वॉल्व ना हो, यहाँ पर कोई भी ढक्कन ना हो, तो जो भोजन या फिर फूड है आपका, वो तो बिना पचे डायरेक्ट नीचे खसक जाएगा, है ना। तो भोजन या फिर फूड जो है वो बिना पचे डायरेक्ट नीचे ना खस के आपके छोटी आंत या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में ना चला जाए, बिना पचा हुआ भोजन, उसके लिए यहाँ पे पाइलोरिक वाले भाग में भी एक क्या पाया जाता है, आपके एक वॉल्व पाया जाता है। उस वॉल्व को हम क्या नाम देते हैं, पाइलोरिक वॉल्व नाम देते हैं। ये क्या करता है, आपका जो अमाशय वाला भाग होता है, स्टमक वाला एरिया, ठीक है, और जो आपका ग्रहणी या फिर छोटी आंत वाला एरिया होता है, इस यहाँ से आपका इसके बाद से छोटी आंत चालू हो जाती है। आगे हम पढ़ेंगे, हालांकि पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखा दिया था उस चीज़ का, है ना। यहाँ से छोटी आंत चालू होती है जिसको हम ग्रहणी भी कहते हैं, है ना। छोटी आंत का ये वाला जो भाग है वो ग्रहणी में आता है। छोटी आंत के कुछ पार्ट होते हैं, आगे चल के हम पढ़ेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं छोटी आंत के, डूडेनम, जेजिनम, इलियम, ऐसा करके 3 पार्ट होते हैं, जिसमें जो फर्स्ट वाला पार्ट है जिसको हमने क्या नाम दिया, जिसको हमने डूडेनम नाम दिया है। इस ड्यूडेनम वाले भाग में आपका बिना पचा हुआ भोजन ना आए, इसलिए बीच में एक आपके क्या होता है, पाइलोरिक वॉल्व होता है, याद रखना है, ठीक है। चलो, किसके किसके बीच में, आपके स्टमक और जो डूडेनम वाला एरिया है उनके बीच में पाया जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। अब बात करेंगे क्या, देखो हमने अभी तक क्या क्या चीज़ें जान ली कि हमारा जो अमाशय होता है, ठीक है, अमाशय को हम मेनली 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से, कार्डिक, फंडिक, पाइलोरिक। कौन कौन से, कार्डिक, फंडिक, पाइलोरिक, 3 भाग आपको ध्यान रखने हैं। इसमें पहला वाला जो भाग है उसके ऊपर एक वॉल्व पाया जाता है जिसको हम कार्डियक वॉल्व नाम देते हैं। दूसरा वाला भाग होता है मध्य का, जिसे हम फंडिक नाम देते हैं। फिर तीसरा वाला भाग होता है आपका क्या, पाइलोरिक। और इस पाइलोरिक वाले भाग में आपके एक वॉल्व पाया जाता है जिसे हम क्या नाम देते हैं, जिसे हम पाइलोरिक वॉल्व नाम देते हैं, ध्यान रखना है, जो आपके भोजन को नीचे यानी छोटे आंत के ड्यूडेनम वाले एरिया में जाने से रोकता है। अब ये छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम वाला एरिया यानी ग्रहणी वाला एरिया क्या होता है, जब हम अपने अगले लेक्चर में छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन कवर करेंगे तब हम जान लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप देखो, ये जो आपका अमाशय वाला भाग है, इसको हमने मेनली तो 3 पार्ट में डिवाइड किया। लेकिन जो आपके शाकाहारी जीव होते हैं, शाकाहारी जीव यानी कि आपके जो हर्बीवोरस होते हैं, जो क्या करते हैं, प्लांट खाते हैं, प्लांट यानी जो शाकाहारी होते हैं, जो हरे पेड़ पौधे पत्तियां खाते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर देखो बना हुआ है, क्या है भाई एग्जाम्पल आपका, गाय या फिर जिसको हम काऊ भी कहते हैं, ठीक है। ये गैया जो है आपकी, भैया ये गैया क्या खाती है, ये गैया खाती है आपका हरे पेड़ पौधे, आपको खुद को पता होगा, ये चीज़ें आपने देखा होगा। ऐसे जीव जंतु जो शाकाहारी होते हैं या फिर हर्बीवोरस होते हैं, उनके जो अमाशय वाला पार्ट होता है, स्टमक वाला एरिया होता है, वो अमाशय या स्टमक वाले एरिया के 4 भाग होते हैं, है ना। 4 भाग होते हैं, कितने, 4। अब आप देखो, जो हमारे नॉर्मल अमाशय को हमने स्टडी किया उसमें हमने कार्डिक, फंडिक, पाइलोरिक यानी कि 3 भागों को स्टडी किया। लेकिन जब हम बात करेंगे आपकी किसकी,
जब हम बात करेंगे अपने इस शाकाहारी या फिर हर्बीवोरस वाले लोगों की, तो जो कि प्लांट खाते हैं, तो इस हर्बीवोरस वाले लोगों के अंदर 4 आपके भाग पाए जाते हैं। ठीक है, देखो जो शाकाहारी जीव होते हैं उसमें चौथा जो भाग है उसे हम क्या नाम देते हैं, रूमेन नाम देते हैं। ये ध्यान रखना है आपको, रूमेन नाम देते हैं। अब शाकाहारी जीवों में सेल्यूलोज का पाचन करने के लिए, अमाशय से सेल्यूलेज एंजाइम रिलीज होता है। और आपको ध्यान रखना है कि मानव में यही सेल्यूलेज एंजाइम नहीं होता है। कैसे, देखो जो आपने किसी भी मतलब गाय को देखा होगा, वो क्या करती है, किसी भी प्लांट को या फिर किसी भी पौधे को खा लेती है, या फिर उसके सामने अगर कच्ची डालियां भी रखी हुई हैं, है ना, तो मैंने आपको बताया था प्लांट सेल के सबसे ऊपर क्या पाया जाएगा, कोशिका भित्ति या फिर सेल वॉल। और वो जो कोशिका भित्ति या सेल वॉल है बनी किससे थी, सेल्यूलोज से बनी थी। तो उस सेल्यूलोज के पाचन के लिए आप देखो गाय के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जिसे हम क्या नाम से जानते हैं, सेल्यूलेज नाम के एंजाइम से जानते हैं। लेकिन यही सेल्यूलेज एंजाइम आपके कहां पर नहीं पाया जाता है, ह्यूमन में। हम जो हैं, इंसान जो हैं, उनके अंदर ये सेल्यूलेज एंजाइम नहीं पाया जाता है। तो आप देखो जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, है ना, उन पेड़ की जो छाल होती है वो क्या है, कोशिका भित्ति या सेल वॉल है, और वो बहुत हार्ड होती है, पेड़ को प्रोटेक्शन देती है। उसको ये गाय जो है खा सकती है क्योंकि इसके अंदर सेल्यूलेज एंजाइम है। लेकिन हम नहीं खा सकते क्योंकि हमारे अंदर सेल्यूलेज एंजाइम नहीं है। और एक चीज और, ये जो गाय है इसके 4 मतलब चौथा भाग होता है। इसमें चौथा भाग को हम क्या नाम देते हैं, रूमेन नामक भाग देते हैं। आगे चल के पढ़ेंगे इसको, ठीक है, आगे चल के इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे हम। चलो आगे बढ़ते हैं। ये बात आपको समझ में आई। अब देखो जो हमारा अमाशय होता है या फिर स्टमक वाला एरिया है, हमने इसको बाहर से तो पढ़ लिया, अब हम पढ़ने वाले हैं इसको कहाँ से, आपके अंदर से। चलो तो आप देखो ये जो अमाशय होता है इसकी भीतरी जो दीवार होती है, यानी कि जो इसकी इनर वॉल्व होती है, वो भीतरी दीवार या इनर वॉल्व में आपके स्तंभाकार एपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं। इस कॉल्यूमिनर एपिथेलियल कोशिकाओं का समूह होता है। याद है, मैंने इसके बारे में पढ़ाया हूँ, पिछले लेक्चर से कनेक्ट कर पाए होंगे। स्तंभाकार या फिर आपके कॉल्यूमिनर एपिथेलियल टिश्यू होता है, उपकला ऊतक कहते हैं हिंदी में। तो ये जो स्तंभाकार उपकला ऊतक है, ये जो आपका स्तंभाकार उपकला ऊतक है, लिख देता हूं यहां पर, स्तंभाकार उपकला ऊतक है, या जिसे हम कॉल्यूमिनर एपिथेलियल टिश्यू बोल रहे हैं। मैंने आपको कवर करवाया था कि भाई आपके स्टमक वाले एरिया में पाए जाते हैं, वही चीज़ यहाँ पर लिखा है। इन कोशिकाओं का एक स्तर होता है, यानी इनका एक क्या होता है, आप देखेंगे कि लेयर के रूप में पाया जाता है। तो ध्यान रख करो, मैंने आपको बताया था कि जो आपके बॉडी में टिश्यू जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि आपकी बॉडी में एक होती है क्या, सिंपल उपकला ऊतक, यानी जिसको हम सिंगल लेयर वाली कह रहे थे। फिर एक होती है आपकी क्या, विशिष्ट उपकला ऊतक, जिसे हम क्या कह रहे थे, लेयर वाली एपिथेलियल टिश्यूज कह रहे थे। तो वही लेयर या फिर स्तरित वाली एपिथेलियल टिश्यू कहाँ पर पाई जा रही है, आपकी इस अमाशय वाले भाग में पाई जा रही है। चलो अब इस अमाशय के जब हम इस स्टमक के जब हम अंदर वाले भाग को स्टडी करते हैं तो ये देखने में कुछ ऐसा दिखता है आपका अंदर से, है ना। ये स्तर, अब देखो ये जो स्तर होता है आपका, है ना, ये स्तर जगह जगह अंदर की ओर धंसा रहता है और जठर ग्रंथि या फिर गैस्ट्रिक ग्लैंड का निर्माण करता है। आपका जो जठर ग्रंथि या फिर गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो क्या होती है, देखो आपके समझ लो, आपका जो अमाशय है, ठीक है, आपका जो स्टमक वाला एरिया है, वो स्टमक वाला एरिया जब हम उसको अंदर से देखते हैं तब आपको पता चलेगा कि ये स्टमक वाले एरिया में आप देखो अंदर से ऐसे पतली पतली इसमें आपको दरारें देखने को मिल रही होंगी, है ना। ये स्ट्रक्चर आप देखोगे तो समझ जाओगे। तो ये जो पतली पतली दरारें हैं, ये दरारें और कुछ नहीं है, अमाशय के भाग अंदर की ओर बहुत मतलब घुसे हुए होते हैं, आपस में इतने चिपके हुए होते हैं कि वो जो चिपका हुआ भाग है, वो चिपका हुआ भाग आपका कहीं ना कहीं ऐसे छोटे छोटे किसका निर्माण कर लेता है, छोटे छोटे ग्लैंड या ग्रंथि का निर्माण कर लेता है, जिसके अंदर आप देखेंगे कि जठर रस या फिर जिसको हम HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर गैस्ट्रिक आपके
गैस्ट्रिक एसिड भी कहते हैं, वो पाया जाता है। जठर ग्रंथि का निर्माण कर लेता है, यानी ऐसे छोटे छोटे आपके क्या बना लेता है, ट्यूब टाइप का स्ट्रक्चर बना लेता है, जो कहीं ना कहीं स्टोरेज का काम करते हैं। और वो किसका स्टोरेज करेंगे, जठर रस या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl का। आगे चल के पढ़ेंगे HCl के बारे में भी कि क्या होता है। अब देखो, यही जो ग्रंथियां हैं, यही जो आपके ग्लैंड हैं, कौन से, ये जो अमाशय के सिकुड़ने से बनी है, ठीक है, स्टमक के आपके ऐसे लेयर वाले एपिथेलियल टिश्यूज के कारण बनी है। उन आपके छोटे छोटे ग्रंथियों में, उन छोटे छोटे आपके ग्रंथियों में आप देखो, अमाशय से अमाशय में जठर रस या फिर गैस्ट्रिक जूस का स्त्रावण होता है, यानी सेक्रेशन होता है किसका, आपके गैस्ट्रिक जूस का। कहाँ पर, आपके अमाशय या फिर स्टमक वाले एरिया में, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है भाई। यही जो आपका भाग है, जो क्या है, छोटी छोटी लेयर बना रहा है कहीं ना कहीं, इन्हीं लेयर वाले भाग में एट द एंड आपका किसका फॉर्मेशन होता है, एक जूस का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम क्या नाम देते हैं, वहां पर लिखा है देखो, जिसे हम नाम देते हैं आपका जठर रस या फिर गैस्ट्रिक जूस। इसे ही हम HCl नाम भी देते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ये, ठीक है, HCl। चलो अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। अब हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, इस HCl के बारे में, जो आपके इस जठर ग्रंथियों में पाए जाते हैं, उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। आपको देखो, ये जो जठर रस या HCl है, भोजन के पाचन में मदद करता है, क्योंकि एसिडिक इन नेचर होता है, और एसिड में कोई भी चीज़ डुबाई जाती है तो आप देखोगे कि वो एसिड, जिस चीज़ को, जिस मटेरियल को आपने एसिड में डुबाया है, वो मटेरियल पूरी तरह से गल जाता है ना। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, उसका डाइजेशन हो रहा है, पाचन हो रहा है। तो ऐसे ही हमारी जो बॉडी है, बॉडी के अंदर अमाशय या स्टमक वाले भाग में HCl पाया जाता है, जो क्या करता है कि भोजन का पाचन कर देता है, ठीक है। चलो, कहाँ पाया जाता है मैंने बता दिया। अब जो हमारा पेट का, अब जो हमारे पेट का फंडिक वाला भाग है, यानी बीच वाला पार्ट था, मैंने आपको बताया था कि भाई आपकी बॉडी में 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से, कार्डिक, फंडिक, पाइलोरिक। तो उसमें से जो कार्डियक वाला भाग था, जहां पर आपके मेनली HCl के सेल पाए जा रहे थे, है ना, उसके बारे में हमने स्टडी कर लिया। देखो, इसी के बारे में अभी हमने स्टडी किया कि भाई अमाशय की जो भीतरी दीवार होती है, उसमें एपिथेलियल उपकला ऊतक होता है, जो क्या होती है, आपस में बहुत ज़्यादा कॉन्स्ट्रक्ट होकर, संघनित होकर कुछ छोटी छोटी लेयर्स का फॉर्मेशन करती हैं और ग्रंथियां बना लेती हैं, ग्लैंड बना देती हैं। इन्हीं ग्लैंड में आपका HCl या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। चलो, इसके बाद सेकेंड नंबर पे हम बात करते हैं आपके फंडिक यानी बीच वाले भाग की, ठीक है। अब इस बीच वाले भाग में आप देखो, आपके 4 प्रकार की सेल पाई जाती हैं, ठीक है। आपका जो फंडिक वाला भाग होता है, उस फंडिक वाले भाग में आपकी कुछ कोशिकाएं या सेल पाई जाती हैं, जिनको हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। देखो, सबसे पहले होता है आपका श्लेष्मा या फिर गॉबलेट कोशिकाएं। ये क्या होती है, श्लेष्मा या फिर म्यूकस का स्त्रावण करती है, सेक्रेशन करती हैं, किसका, म्यूकस का। म्यूकस या श्लेष्मा क्या है, आपका वो चिपचिपा पदार्थ जो कहीं ना कहीं भोजन को स्मूथ बनाने में मदद करता है ना। ये श्लेष्मा या फिर आपके म्यूकस आपके मुंह वाले भाग में ही पाया जाता है। जब आप किसी भी भोजन को चबाते हो, जब आप खाने को चबाते हो, तो भोजन चबाने के बाद, खाने को चबाने के बाद आप देखोगे कि वो कहीं ना कहीं, कभी आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि भाई भोजन चबाते चबाते आपके मुंह में बाल फंस गया होगा, तो आपने पूरे भोजन को बाहर निकाला होगा, तो आपने देखा अंदर तो गई थी रोटी सब्जी, लेकिन आपने जब बाहर निकाले अपने कौर को, तो वो कैसा निकला, एक बॉल टाइप की बन गई, है ना। उसको हम आगे जाके पढ़ेंगे, उसको हम कुछ नाम देते हैं। अच्छा, वो जो आपका चबाने के बाद बॉल टाइप का स्ट्रक्चर बन गया, वो कहीं ना कहीं आपका थोड़ा बहुत स्मूथ हो जाता है ना, जिसके कारण वो आपके अमाशय तक, स्टमक तक पहुंच सके। तो वही वैसा ही म्यूकस या फिर वैसा ही श्लेष्मा, जैसा आपके इस लार में पाया जा रहा था जो भोजन को स्मूथ बनाता है, वैसा ही म्यूकस या श्लेष्मा आपके फंडिक वाले भाग के इन श्लेष्मा या गॉबलेट सेल में पाया जाता है, जो भोजन को स्मूथ बनाता है ताकि आसानी से पचकर वो छोटी आंत में भी नीचे की ओर खसक सके। समझ में आया। चलो, फिर दूसरे नंबर पे जो आपका भाग आता है, उसे हम कहते हैं क्या, नाम ध्यान रखना है भाई, इसके बहुत सारे नाम होते हैं। सबसे पहले इसको जाइमोटिन या फिर पैक्टिक कोशिका भी कहते हैं। क्यों, इसमें क्या होता है, इसमें आपके निष्क्रिय एंजाइम, जिसे हम
पेप्सिनोजन या फिर प्रोरेनिन नाम देते हैं। ये दोनों निष्क्रिय एंजाइम पाए जाते हैं आपके कहाँ पर, इस जाइमोजन वाले इस आपके चीफ या जाइमोजन सेल में। तो अब ये जाइमोजन या फिर पेक्टिक सेल जो है ये आपकी मुख्य कोशिकाएं या फिर चीफ सेल होती हैं आपके किसकी, इस फंडिक वाले भाग की, ठीक है। इनमें इनएक्टिव एंजाइम या फिर आपके यही निष्क्रिय एंजाइम पाए जाते हैं। नाम क्या है उनका, दोनों नाम ध्यान रखना है, पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन। अब ये पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन क्यों ध्यान रखना है, आगे हम पढ़ेंगे इसके जस्ट बाद, ठीक है। देखो, पहले टाइप की सेल हो गई जो म्यूकस का स्रावण करेगी, दूसरे टाइप की सेल हो गई जो आपके किसकी, ये पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन नामक आपके जो एंजाइम है जो कि कैसे इनएक्टिव, उनका स्त्रावण करने की, सेक्रेशन करेगी। फिर तीसरे नंबर पे जो आपकी सेल आती है जिसे हम पेराइटल या फिर अम्लजन कोशिका कहते हैं, ठीक है, ऑक्सेंटिक सेल या फिर पेरिटल सेल भी कहते हैं। ये क्या करती है, आप देखो, HCl अम्ल जो है आपका, HCl एसिड जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसके बारे में बता रहा था, है ना, तथा आंतरिक कारक यानी कि इंट्रिंसिक फैक्टर, उसका स्त्रावण करती है। तो ध्यान केवल आपको इतना ही ध्यान रखना है, ध्यान इतना ही रखना है आपको कि ये क्या करती है, HCl का सेक्रेशन करती है, ठीक है। क्या HCl का सेक्रेशन करती है, इस HCl का एसिड का सेक्रेशन करती है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कौन, आपकी जो पेराइटल सेल है या फिर अम्लजन कोशिका है, ऑक्सेंटिक सेल है, ये आपका HCl का क्या करती है, सेक्रेशन या फिर स्त्रावण करती है, ठीक। ये तीसरी हो गई। फिर चौथा आपको ध्यान रखना है जी सेल, ठीक है। अब ये जी सेल क्या है भाई, आपके जो गैस्ट्रिक हार्मोन होते हैं, गैस्ट्रिक हार्मोन मतलब आपके पेट में पाए जाने वाले वो हार्मोन जो कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं, है ना, जो कहीं ना कहीं जाकर जठर ग्रंथियों को या फिर जो आपके HCl की जो ग्लैंड्स हैं उनको टोंचती हैं और बोलती हैं कि हाँ भाई रिलीज करो ना, थोड़ा सा HCl निकालो ना। तो प्रेरित करती हैं किसको, आपकी जठर रस की जो ग्रंथियां हैं उसको प्रेरित करती हैं कि भाई जठर रस का स्त्रावण करो, यानी गैस्ट्रिक जूस का क्या करो, सेक्रेशन करो। इसके लिए स्टिम्युलेट करती हैं, जाकर उनको मोटिवेट करती हैं, टोकती हैं उनको कि हाँ भाई थोड़ा सा निकालना HCl। तो कौन मदद करता है आपकी, ये जो जी कोशिका या फिर जी सेल होती है वही मदद करती है। और इसमें पाए क्या जाते हैं, आपके गैस्ट्रिक हार्मोन पाए जाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, गैस्ट्रिक हार्मोन पाए जाते हैं। जब ये जी सेल गैस्ट्रिक हार्मोन को रिलीज करती है तब आपको पता चलेगा कि भाई ये जो जी सेल है इसके जो गैस्ट्रिक हार्मोन है, फिर वो गैस्ट्रिक हार्मोन जाते हैं और किसको टोचते हैं, इस पेराइटल या फिर अम्लजन सेल को जाकर टोचते हैं और बोलते हैं कि भाई HCl निकालना, थोड़ा सा HCl निकालना। उस ग्लैंड को जाकर मोटिवेट करते हैं। समझ में आया? तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अब आप देखो, एक छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है, किसके बारे में, इस जी सेल के बारे में, कि ये जो जी कोशिका या फिर जी सेल है आपका, वो हार्मोन का स्त्रावण करती हैं, एंजाइम का स्त्रावण नहीं करती है। एंजाइम मतलब ऐसी चीज जो आपको आपके भोजन को पचाने में मदद करे, उसे हम क्या कहते हैं, एंजाइम कहते हैं। लेकिन ऐसी चीज जो आपके एंजाइम को रिलीज करने में हेल्प करे या फिर मोटिवेट करे एंजाइम के ग्लैंड या ग्रंथि को कि हाँ भाई तुम एंजाइम निकालो, समझ रहे हो, तो वो जो हेल्प करने का काम करती है, वो हार्मोन का स्त्रावण करने का काम करती है, वो कौन होती है, आपकी जी कोशिका या फिर जी सेल होती हैं। चलो, तो आपने देखा जो आपका फंडिक वाला भाग था उसको हमने मेनली 4 पार्ट में डिवाइड किया। पहला था आपका गॉबलेट सेल, दूसरी थी आपकी जाइमोजन सेल, फिर तीसरी थी आपकी पेराइटल सेल और चौथी है आपकी जी सेल, यानी जिसको हम गैस्ट्रिक सेल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये गैस्ट्रिक हार्मोन को रिलीज कर रही है। चलो, अब यहाँ से एक छोटी सी बात आपको ध्यान में रखना है जो हम आगे पढ़ेंगे, क्या कि जो आपका जठर रस या फिर गैस्ट्रिक जूस है जिसमें HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जा रहा था, जो मैंने आपको बताया कि जो एट द एंड आपका जठर रस या गैस्ट्रिक जूस है ना, वो और कुछ नहीं, एक टाइप का एसिड है जो आपके भोजन को पचाने में मदद करता है। चलो,
तो जब आपके उस HCl या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में और जो श्लेष्मा या म्यूकस वाला भाग है वो, और तीसरा जो आपका निष्क्रिय पेप्सिनोजन है ना, निष्क्रिय पेप्सिनोजन है, ये जब कुछ चीज़ें हैं जो आपस में मिलती हैं तो कहीं ना कहीं वो एक्टिव होती हैं। जैसे मैंने बोला भाई निष्क्रिय है, इनएक्टिव है, तो जब ये HCl और म्यूकस के साथ में मिलेगा तो क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। समझ में आया। और फिर कहीं ना कहीं आगे चल के वो कुछ और मटेरियल बनाएगा, तो उसके बारे में हमें पढ़ना है। देखो सबसे पहले आपका जो इनएक्टिव पेप्सिनोजन होता है ये HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ काम करता है और मिलकर क्या करता है, सक्रिय या फिर एक्टिव पेप्सिन बनाता है। तो इसमें से जो पेप्सिनोजन वाला भाग है केवल कितना बचेगा, ये पेप्सिन बचेगा और ओजन आपका हट जाएगा। कब, जब आपका HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलता है इसके साथ में। ठीक है, केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है, आप इसको पढ़ सकते हो आसानी से जब आप केमिस्ट्री पढ़ोगे उसके बाद, है ना, इसलिए अभी मैं फार्मूला नहीं बता रहा हूँ। चलो इसके बाद जो आपका निष्क्रिय प्रोरेनिन था, आप बोलेंगे सर ये पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन आ कहाँ से रहा है, तो थोड़ी देर रुक जाओ अभी बताता हूँ, या फिर चलो अभी बता देता हूँ। देखो ये जो पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन है ये दोनों इनएक्टिव हैं, निष्क्रिय हैं, बट ये आ कहाँ से रहा था, तो देखो जब हमने पढ़ा था कि हमारा जो फंडिक वाला भाग होता है उसको हमने 4 भाग में डिवाइड किया और उसमें से जो आपका जाइमोजन वाली सेल होती है, जाइमोजन वाला सेल होता है ना, चीफ सेल होती है, वो निष्क्रिय एंजाइम का स्त्रावण करती हैं, यानी कि इनएक्टिव एंजाइम्स का सेक्रेशन करती हैं, उनको बाहर निकालती हैं। और वही इनएक्टिव एंजाइम आपके कौन कौन से थे, एक था आपका पेप्सिनोजन जिसके बारे में आगे पढ़ रहे हैं, और दूसरा था आपका प्रोरेनिन। देखो तो ये जो है आपका पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन। तो देखो नेक्स्ट स्लाइड में इसे ही हमने कवर किया है। ये है आपका क्या, पेप्सिनोजन जो कि निष्क्रिय एंजाइम है, जब HCl के साथ में मिलेगा, जो कि HCl को रिलीज करने के लिए आपकी मदद कर रही थी कौन, जो आपकी बॉडी में G सेल यानी गॉबलेट सेल थी, जिससे आपके गैस्ट्रिक हार्मोन रिलीज हो रहे थे, है ना, गैस्ट्रिक हार्मोन रिलीज हो रहे थे, जो जाके बोल रहे थे किसको, आपकी बॉडी के जो बाइल जूस या फिर जो आपके HCl निकालने वाले कोशिका हैं, पेराइटल सेल हैं, उनको जाके मोटिवेट कर रहे थे कि भाई HCl निकालो, है ना, कौन, ये G सेल या फिर गैस्ट्रिक सेल। चलो इसके बाद फिर ये क्या करेगा, HCl निकालेगा, और फिर आपके जो जाइमोजन सेल है वो पहले से ही आपके एंजाइम निकाल रही हैं, रिलीज कर रही हैं, कौन से, पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन। तो ये पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन एंजाइम आपके इस HCl वाले भाग से मिलेंगी और फिर कुछ स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं जो कि आपके सक्रिय एंजाइम बनाते हैं, जिसे हम एक्टिव पेप्सिन कहते हैं और एक्टिव रेनिन भी कहते हैं। चलो समझ में आया। इसके बाद जो आपका प्रोटीन है, ठीक है, वो जब इस पेप्सिन वाले भाग से मिलता है, जब आपकी बॉडी का जो प्रोटीन वाला एरिया है वो इस पेप्सिन वाले, सक्रिय पेप्सिन वाले भाग से मिलता है, तो वो क्या बनाता है, पेप्टून नामक स्ट्रक्चर बनाता है। अब ये जो तीनों चीज़ें हैं, हमें ध्यान रखना है कि भाई ये सारे काम आपके कहाँ पर हो रहे हैं, अमाशय में हो रहे हैं, यानी स्टमक वाले एरिया में हो रहे हैं। देखो नीचे लिखा है कि जो आपका पेप्सिन होता है वो भोजन के प्रोटीन पर कार्य करके उसको क्या करता है, पेप्टोन में बदल देता है। यानी आपने ऐसी चीज़ खाई, समझो जैसे आपने प्रोटीन की कोई चीज़ खाई, जैसे हमने अंडा खाया, ठीक है, एग खाया हमने, या फिर आप समझो हमने कुछ हैवी जिम मील ली, यानी जिम के लोग जो खाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो प्रोटीन डाइट ज़्यादा लेते हैं। अब उस प्रोटीन को पचाने के लिए भाई आपने खाया, अंदर गया, ठीक है, फिर क्रमानुकुंचन गति के थ्रू यहाँ ईसोफेगस से अंदर गया, फिर पहुँचा कहाँ, आमाशय में, स्टमक वाले एरिया में। वहाँ पर अगर आपके उस प्रोटीन को पचाना है तो उस प्रोटीन को पचाने का काम कौन करेगा, आपकी बॉडी के ये निष्क्रिय एंजाइम, जैसे हमने पेप्सिनोजन नाम दिया था, ये HCl के साथ क्रिया करते हैं और एक्टिव हो जाते हैं, और एक्टिव होने के बाद क्या बनाते हैं, पेप्सिन नाम के एक्टिव एंजाइम बनाते हैं। और यही पेप्सिन एंजाइम आपके प्रोटीन के साथ क्रिया करके पेप्सिन को किस में बदल देता है,
मतलब प्रोटीन के साथ क्रिया करके क्या बन जाता है, पेप्टोन नामक स्ट्रक्चर में बदल जाता है, जो आगे चल के और भी पाचित होगा, ध्यान रखना है। चलो, तो ये थी आपकी पहली स्टेज। अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ भाई HCl या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, जो मैं बता रहा था, जिसको हम जठर रस भी कह रहे थे, गैस्ट्रिक जूस भी कह रहे थे, उसके बारे में कुछ बातें ध्यान रख लेते हैं। देखो, सबसे पहले जो आपका HCl वाला भाग होता है वो निष्क्रिय एंजाइमों को सक्रिय करने का काम करता है। मैंने बताया भाई, इनएक्टिव एंजाइम जो होते हैं आपकी बॉडी को, उनको एक्टिव करने का काम करता है कौन, यही एक्टिव करने का काम करता है आपका HCl। ठीक है, फिर दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो क्या, कि ये टाइलिन के प्रभाव को निष्क्रिय करता है। अब ये नया नाम सामने आ गया भाई, ये टाइलिन क्या है ना। तो देखो, आप जब भोजन को चबाते हो, ठीक है, आप जब भोजन को चबाते हो, तो मैंने बताया था कि आपका जो मुख गुहा या फिर बकल कैविटी वाला भाग है, वहां पर लार ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है, उस लार ग्रंथि से, है ना, म्यूकस जो आपका होता है वो रिलीज होता है। ठीक है, और भोजन को चिकना बनाने का काम करता है। उस म्यूकस में आपके कहीं ना कहीं एक एंजाइम पाया जाता है, जिसे हम क्या नाम देते हैं, उसे ही हम टाइलिन नाम देते हैं। चलो, और ये जो टाइलिन होता है, ये कहीं ना कहीं आपके भोजन को क्या कर देता है, क्षारीय बना देता है, बेस इन नेचर बना देता है। अब ये एसिडिक और बेस नेचर क्या होता है, जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो जानेंगे। अभी भी समझ लो कि भाई ऐसी चीज जिसको आप मतलब जिसका स्वाद कसैला लगे, यानी थोड़ा सा, जैसे आपने कभी धोखे से साबुन खाया है तो आपको जो टेस्ट आता है वो होता है बेस इन नेचर, यानी कहीं ना कहीं कहाँ लगता है, आंवला खाया है अभी आपने, तो वो भी कैसा रहता है, बेस इन नेचर होता है, यानी क्षारीय प्रकृति का होता है। उसी जगह जब आप कोई एसिड है उसको देखोगे तो आपको पता चल गया, एसिड नाम से ही स्पष्ट है, अम्ल कहते हैं जिसको, नाम से ही स्पष्ट है कि भाई वो चीज़ों को गला देता है ना, चीज़ों को गला देता है। तो आपको ध्यान रखना है कि टाइलिन जो है वो एक एंजाइम है, जो कि आपके लार ग्रंथि या फिर म्यूकस ग्लैंड से प्रोड्यूस हो रहा था, जो आपके बॉडी के यहाँ बकल कैविटी वाले भाग में ऊपर, नीचे और पीछे 3 टाइप की पाई जाती हैं। आगे पढ़ेंगे जब हम ग्लैंड्स पढ़ेंगे। ठीक है, चलो, तो ये जो 3 टाइप के आपके ग्लैंड्स थे, मिलकर क्या प्रोड्यूस कर रहे थे, टाइलिन नामक एंजाइम बना रहे थे। अब ये टाइलिन एंजाइम आपके भोजन के साथ में जा रहा था और फिर कहाँ तक पहुंचा रहा था भोजन को, पेट तक। ठीक है, स्टमक वाले एरिया तक। वहां पर जब आपका HCl रिलीज हुआ, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना, तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड या HCl इस टाइलिन के इफेक्ट को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, जिससे भोजन जो है आपका दोबारा क्षारीय प्रकृति का ना रहे, यानी बेस इन नेचर ना रहे। ठीक है, चलो, हाँ, क्या करता है ये देखो, नीचे लिखा है कि भाई क्षारीय भोजन को अम्लीय करता है, यानी कि जो एल्कलाइन आपका फूड होता है उसको एसिडिक बना देता है। क्यों, क्योंकि भाई क्षारीय क्यों होगा, क्योंकि टाइलिन मिला हुआ आ रहा है, तो यहां से लेके यहां तक तो आपका जो भोजन है वो क्षारीय प्रकृति का होगा, मतलब कैसा होगा, एल्कलाइन होगा नेचर में। लेकिन जब आपका HCl मिल गया, जब आपका HCl मिल गया भोजन से, कहां पर, आपके स्टमक या आमाशय वाले भाग में, तब वो भोजन कैसा हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा या एसिडिक इन नेचर हो जाएगा। चलो, फिर चौथी चीज आपको क्या ध्यान रखनी है कि भाई अगर आपने ऐसा कोई मतलब ऐसी कोई चीज खा ली जिसके अंदर क्या है, ऐसा कोई फूड कंज्यूम कर लिया जिसके अंदर बैक्टीरियल चीजें आप समझो जिनके अंदर कहीं ना कहीं बैक्टीरिया प्रेजेंट है, जो आपकी बॉडी को, जीवाणु प्रेजेंट है, जो आपकी बॉडी को क्या कर सकते हैं, खराब कर सकते हैं ना, आपकी बॉडी पे नेगेटिव इफेक्ट आ सकता है। तो एक हद तक आपकी बॉडी में इस जीवाणु ना आपके जो भोजन में जीवाणु था, एक हद तक आपके भोजन में जो जीवाणु है उनको नष्ट करने का काम कर देता है, यानी बैक्टीरिया को किल कर देता है, जो आपके फूड के साथ आपके अंदर आते हैं, बॉडी के अंदर आते हैं। ठीक है, लेकिन एक लिमिट तक ही कर पाता है ये HCl। चलो, तो ये 4 बात आपको ध्यान रखनी है कि भाई जो आपका HCl है आपकी बॉडी में, है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो स्टमक वाले भाग में पाया जा रहा था, क्या करता है, निष्क्रिय एंजाइम को सक्रिय करता है, जिसमें आपके कौन कौन से आते हैं, जिसमें आपके 2 एंजाइम आते हैं। सबसे पहला क्या, एक है आपका पेप्सिनोजिन और दूसरा है आपका क्या, प्रोरेनिन। समझ में आया, पेप्सिनोजिन और
प्रोरेनिन। तो ध्यान रखना, जब ये प्रोरेनिन HCl के साथ मिलता है ना, तो इसका जो रेनिन वाला भाग है बस यही बचता है और प्रो जो है अलग हो जाता है। ऐसे करके आप चीज़ों को याद कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर क्या करता है, टाइलिन के प्रभाव को निष्क्रिय करता है। मैंने बताया लार ग्रंथि में टाइलिन पाया जाता है। जब भोजन यहाँ से नीचे जाता है तो आमाशय या फिर स्टमक में आपके HCl के कारण उसका नेचर कैसा हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। कैसे, बेस या फिर एल्कलाइन नेचर से। चलो फिर आपको ध्यान रखना है कि जीवाणुनाशक या फिर बैक्टीरियसिडल का काम करता है, यानी कि आपके भोजन के साथ जितने भी बैक्टीरिया आपके अंदर गए हैं तो स्टमक में जाके वो बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं। कैसे, इस HCl के थ्रू, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के थ्रू। चलो फिर हम ध्यान रखते हैं कि इस आमाशय की सुरक्षा के बारे में हमें कुछ बात करना है। कैसे, देखो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि जो आपकी बॉडी में म्यूकस होता है ना, जो आपकी बॉडी में म्यूकस वाला भाग होता है, यानी जो म्यूकस होता है आपकी बॉडी में, जो क्या करता है, भोजन को चिकना बनाने का काम करता है। तो देखो यह म्यूकस आमाशय की दीवार तथा जठर ग्रंथियों को श्लेष्मा, है ना, जठर ग्रंथियों को श्लेष्मा और HCl के अम्लीय प्रभाव एवं पेप्सी एंजाइम से सुरक्षित रखता है। अब ये बात आपको समझ में नहीं आई होगी। देखो ऐसे समझाता हूँ कि जो आपकी बॉडी में आमाशय या स्टमक वाला एरिया होता है, उसकी जो दीवार होती हैं, है ना, उसकी जो दीवार होती है यानी उसके साइड का भाग, है ना, साइड का भाग, उसी में आप देखोगे कि उसके अंदर आपका एक श्लेष्मा या फिर म्यूकस का ग्लैंड, मतलब श्लेष्मा या म्यूकस पाया जाता है। एक चिपचिपा पदार्थ होता है अंदर से, ठीक है। श्लेष्मा या म्यूकस की क्या होती है, लेयर होती है, जो आपके HCl से, यानी आप सोचो, मैंने बोला कि भाई आपका जो स्टमक वाला एरिया है ना, आपकी बॉडी का ये स्टमक वाला एरिया है, अब ऐसे ही बना देता हूँ, और इस स्टमक वाले एरिया में कहीं ना कहीं HCl प्रोड्यूस हो रहा है, और वो HCl फिर एट द एंड आप सोचो वो HCl जो है कहीं ना कहीं पूरे आपके आमाशय या फिर स्टमक में होगा। तो जब हम एसिड को अपने हाथ पे डालेंगे, भाई हाथ की स्किन जल जाएगी, जब हम कहीं पे भी डालेंगे तो स्किन जल जाएगी। लेकिन आपके आमाशय के अंदर HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड होने के बाद भी ऐसा क्या है कि आपका आमाशय या फिर स्टमक वाला एरिया साइड से जलता नहीं है। तो आप देखो ये जो HCl है जो आपके आमाशय या फिर स्टमक में प्रेजेंट है, ठीक है, इस HCl और इस आमाशय के बीच में एक आपकी लेयर पाई जाती है, ठीक है, एक आपकी क्या पाई जाती है, लेयर पाई जाती है, जिसे हम भीतरी दीवार पाई जाती है जो स्तरित होती है, यानी कि लेयर वाली होती है, और किससे बनी होती है, श्लेष्मा से आपके बनी होती है। चलो तो इसके बारे में देखते हैं कि भाई आपका जो स्टमक वाला एरिया है और इसके बीच में जो लिक्विड है HCl, इनके बीच में एक आपकी लेयर पाई जाती है। वो लेयर किसकी बनी होती है, आपके उसी चिपचिपे या फिर उसे चिपचिपे मटेरियल की बनी होती है, जिसे हम क्या नाम देते हैं, श्लेष्मा नाम देते हैं। और इसी श्लेष्मा या फिर म्यूकस के कारण आपका जो स्टमक है वो जलता नहीं है, या फिर ऐसा समझो उसमें इस एसिड का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। समझ में आया? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आप देखो यहाँ पर जो आपका HCl है, HCl के अम्लीय प्रभाव एवं पेप्सिन एंजाइम से सुरक्षित रखता है आपके किसके, इस दीवार को, आपके आमाशय की दीवार को और जठर ग्रंथियों को, है ना। देखो क्या ध्यान रखना है आपको कि आमाशय की जो दीवार होती है, यानी जो आपकी स्टमक वॉल होती है, उसके अलावा जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है आपका, जो क्या कर रहे थे, HCl प्रोड्यूस कर रहे थे, ठीक है, उन स्टमक वॉल और गैस्ट्रिक ग्लैंड को एसिडिक इफेक्ट जो होता है किसका, HCl का, और जो आपके पेप्सिन एंजाइम होते हैं जो प्रोटीन को पचा देते हैं, उन दोनों से सुरक्षित रखता है आपका कौन, ये जो म्यूकस वाला एरिया होता है, जो श्लेष्मा होता है, वो श्लेष्मा या म्यूकस एक लेयर बना देता है HCl के और आमाशय के बीच में। समझ में आया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड और
स्टमक के बीच में, जिससे आपका खुद जो आमाशय है, खुद जो आपका स्टमक वाला एरिया है वो क्या होता है, पाचित नहीं होता है। वरना भैया आपने खाना खाया और ये श्लेष्मा या म्यूकस वाला एरिया नहीं होगा तो आपको पता चलेगा कि आपने खाना खाया तो खाना तो पच गया, साथ में आपका जो स्टमक या आमाशय है वो भी पच के धीरे से आपकी बॉडी में डिसॉल्व हो गया। क्यों? क्योंकि उसमें श्लेष्मा या ये म्यूकस वाली लेयर नहीं थी। क्या ये लेयर पूरे आपके एलिमेंट्री कैनाल में पाई जाती है? तो नहीं भैया। देखो, आपकी बॉडी का जो ईसोफेगस वाला भाग होता है, बताता हूँ। देखो, आपकी बॉडी का ये जो आमाशय वाला भाग है, इसके बीच में HCl लिक्विड भरा होगा, बोलो हाँ। ये जो HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसको प्रोटेक्ट करने के इससे आपके आमाशय की अंदर की दीवारों को प्रोटेक्ट करने के लिए उसमें श्लेष्मा या फिर म्यूकस का ऐसा लेयर चढ़ी होती है, जिसके कारण आमाशय आपका क्या हो जाता है, प्रोटेक्ट हो जाता है ना। और केवल HCl से बस प्रोटेक्ट करता है क्या ये म्यूकस? नहीं, HCl के अलावा जो पेप्सिन होता है, जो प्रोटीन को पचाने में मदद करता है, उससे भी प्रोटेक्ट करता है यही श्लेष्मा वाली लेयर। अब आप देखो, ये जो श्लेष्मा या फिर म्यूकस की जो लेयर है ना, क्या ये मैंने पूछा, एक क्वेश्चन पूछा कि क्या ये पूरे आहार नाली या एलिमेंट्री कैनाल में पाई जाएगी? तो नहीं। आपका जो ईसोफेगस वाला भाग होता है ना, उसके अंदर ये आपके श्लेष्मा या म्यूकस की आंतरिक लेयर नहीं पाई जाती है। अब क्योंकि आपके आमाशय में पाई जाती है, लेकिन आपके इस आपके जो ईसोफेगस वाला भाग है, ग्रास नली है, उसमें नहीं पाई जाती है। तो जब भी भोजन आप जब ज़्यादा खाना खा लेते हो और जब भोजन आपके पेट से वापस ऊपर की ओर आता है, तो आप रियलाइज़ करोगे कि जब भी खाना ऊपर की ओर थोड़ा बहुत आता है तो आपके इस चेस्ट वाले एरिया में क्या होती है, जलन होती है। अच्छा, उस जलन के पीछे का रीज़न क्या है पता? क्योंकि जो खाना है पेट में जाने के बाद वो खाना HCl में मिल गया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में मिल गया है। अब जब वो एसिड आप देखोगे आपके पेट वाले भाग से थोड़ा ऊपर की ओर आएगा, है ना, ऊपर की ओर आएगा, तब इस वाले भाग में, आपके ईसोफेगस वाले भाग में आपको क्या होगा, जलन महसूस होगी। और जब वो जलन महसूस होगी तो वहाँ से आप ये क्लियर कर सकते हो कि हाँ भाई, अब जो आपका भोजन या फिर खाना है उसके अंदर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिक्स हो चुका है। जब वही भोजन ऊपर आ रहा है तो क्या हो रहा है, एसिडिक है ना नेचर में, जला रहा है चीज़ों को, तो अंदर से आपके ईसोफेगस को जलाएगा, ग्रास नली को जलाएगा, जिससे आपको क्या होता है, बहुत जलन टाइप की महसूस होती है। ये चीज़ समझ आया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप देखो, जो HCl है वो हमने पढ़ लिया। HCl के बाद आपने देखा जो अंदर श्लेष्मा की दीवार थी, म्यूकस वॉल थी, उसके बारे में हमने पढ़ लिया, जो क्या कर रहा था, इस HCl को, है ना, इस HCl के से इस आमाशय को क्या कर रहा था, प्रोटेक्ट कर रहा था। अब इस आमाशय या स्टमक को प्रोटेक्ट कर रहा है HCl से श्लेष्मा वॉल, किस में नहीं पाई जाएगी, ईसोफेगस में। ये हमने पढ़ लिया। अब आगे बढ़ते हैं। आप देखो, ये आपको आमाशय की सुरक्षा या प्रोटेक्शन ऑफ स्टमक ध्यान रखना है। कौन करता है? आपका जो श्लेष्मा वॉल होती है, श्लेष्मा, एक सेकेंड, श्लेष्मा आपकी जो स्तर होता है, श्लेष्मा स्तर, या फिर इसको म्यूकस वॉल भी कहते हैं। क्या? म्यूकस वॉल, याद रखना है आपको। ये जो म्यूकस वॉल या आपकी श्लेष्मा लेयर है, ये आमाशय की सुरक्षा करती है। किससे? कि भाई आमाशय खुद ना पच जाए। ठीक है, किसके कारण? इस HCl और पेप्सिन एंजाइम के कारण। चलो अब आप देखो कि ये जो आमाशय या स्टमक वाला भाग है, इसके हमें कुछ काम ध्यान रखने हैं, जिससे आगे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हम एक बार में चीज़ों को रिमेंबर कर सकें कि हाँ भाई ये काम करता है, ये काम करता है, अलग से आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखो, सबसे पहले ये क्या करता है, प्रोटीन व वसा का पाचन यहीं से शुरू होता है आपका, और सबसे ज़्यादा प्रोटीन का पाचन शुरू होता है। मैंने आपको पिछले स्लाइड में कवर करवाया कि जो आपका निष्क्रिय पेप्सिनोजन होता है वो HCl के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, पेप्सिन नामक स्ट्रक्चर में टूटता है। और वो पेप्सिन जब आपके जो आप फूड कंज्यूम करें उसमें प्रोटीन होता है, तो वो पेप्सिन
आपके प्रोटीन के साथ जब मिलता है तो पेप्टोन नामक स्ट्रक्चर बनाता है, और उसी को हमने क्या कहा कि भाई प्रोटीन का पाचन स्टार्ट हो गया। फिर दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि भोजन का अस्थायी संग्रह का काम करता है। मैंने आपको कहा कि भैया लगभग 4 आवर तक, आपके 4 घंटे तक आपका फूड कहाँ पर स्टोर रहता है, 4 आवर तक आपकी बॉडी में जो फूड है वो स्टोर होता है इसी अमाशय या फिर स्टमक वाले भाग में। ये ध्यान रख लिए। अब एक छोटी सी टर्म और आपको ध्यान रखनी है, क्या, जिसको हम काइम नाम देते हैं। अब ये काइम क्या है, देखो, तो अमाशय या फिर स्टमक वाले भाग में जब भी कोई भोजन आता है तो वह उसका अर्ध तरल रूप होता है, उसका अर्ध तरल या फिर आप देखो सेमी लिक्विड फ्लूइड होता है, जो आपके HCl से मिलने के बाद फूड का जो काम होता है, मतलब आपने कोई फूड कंज्यूम किया, खाना खाया, खाना खाने के बाद आपके पेट में स्टमक वाले एरिया में वो भोजन गया, जाने के बाद वो क्या होता है, HCl से मिल जाता है, और एक HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड से मिलने के बाद अर्ध तरल स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है, जिसे हम क्या नाम देते हैं, जिसे हम काइम नाम देते हैं। अर्ध तरल रूप या फिर सेमी लिक्विड फॉर्म मतलब फॉर्म करता है, सेमी लिक्विड फॉर्म बनाता है, जिसको हमने क्या नाम दिया, काइम नाम दिया। अब आप देखो, यह है पाइलोरिक छिद्र के द्वारा छोटी आंत में पहुंच जाता है। अब ये पाइलोरिक छिद्र क्या है भाई, पाइलोरिक पोर क्या था, तो मैंने आपको जब आमाशय के 3 भाग पढ़ाए तो मैंने आपको बताया, मैंने जब आपको आमाशय के 3 भाग पढ़ाए तो मैंने आपको बताया भाई 3 भाग कौन कौन से थे, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। इसमें से जो पाइलोरिक वाला भाग है, पहले तो फूड यहीं पर रहेगा 4 घंटे तक, फिर जब पच जाएगा, यानी जब पेप्टोन बन गया, पेप्सिन से सारी चीज़ें हो गई, तो होने के बाद जो भोजन का अर्ध तरल रूप है जिसे हम काइम कहते हैं, वो काइम इस पाइलोरिक वाल्व के थ्रू, इस पाइलोरिक वाल्व के थ्रू कहाँ पहुँचता है, छोटी आंत के किस वाले भाग में जाता है, सबसे पहले ग्रहणी या फिर ड्यूडेनम वाले एरिया में जाता है। ये चीज़ आप समझ लो। तो भाई अभी तक हमारा जो खाना है वो पच कर कहाँ तक पहुँच चुका है, तो एक बार हम देख लेते हैं। देखो, ये जो काइम है ना, इसके बारे में हमने पढ़ा कि भाई भोजन का अर्ध तरल रूप होता है। अगर भोजन ऊपर से अंदर आया, ठीक है, ईशोफेगस से या फिर आपके ग्रास नली से होता हुआ अंदर आया, अंदर आने के बाद HCl के साथ इसने क्या बनाया, काइम का फॉर्मेशन किया। अभी ये काइम आपके इस छोटे से वॉल्व से होते हुए, जिसे हम पायरोवेट वॉल्व कह रहे थे, पाइलोरिक वॉल्व कह रहे थे, इससे होते हुए कहाँ पर जाएगा, छोटी आंत के इस ड्यूडेनम वाले एरिया में जाएगा। ठीक है, छोटी आंत पढ़ाऊंगा, स्मॉल इंटेस्टाइन तो बताऊंगा कि भाई अमाशय से ऐसा सी आकार से निकलने वाला शेप, ठीक है, सी आकार से निकलने वाला शेप क्या कहलाता है, इसे ही हम ड्यूडेनम नाम देते हैं। ठीक है, ये पढ़ाऊंगा मैं आगे। चलो, तो आप देखो इस भाग तक पहुंचता है आपका क्या, काइम या फिर पचा हुआ भोजन, उसे हम पचे हुए भोजन को क्या नाम देते हैं, काइम नाम देते हैं। तो भाई ये था, ये आपका थोड़ा सा कुछ समरी है जिसमें हमने आज के लेक्चर में क्या कवर किया है वो देख लेते हैं, ताकि आपको चीज़ें रिकॉल हो जाए। देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा कि आपका ईशोफेगस होता है, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, जिसको हम ग्रास नली नाम देते हैं। ये ईशोफेगस 25 सेंटीमीटर लंबी एक ट्यूब होती है, ये बनी हुई है, और उसके बाद इसमें क्रमानुकुंचल गति होती है, जिसके कारण क्या होता है, ये भोजन को धीरे धीरे आपके मुख से नीचे स्टमक वाले एरिया तक पहुंचाती है। इसके बाद आप इसमें देखेंगे कि इसमें डाइजेशन या फिर पाचन की क्रिया नहीं होती है, डाइजेशन इसमें नहीं होता है। चलो, फिर दूसरी चीज जो हमने पढ़ा वो क्या पढ़ा, वो हमने पढ़ा स्टमक। अब ये जो स्टमक था, स्टमक में आपने देखा इसको हमने 3 भागों में बांटा, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। ये तीनों नाम आपको ध्यान रखना है। अलग अलग पढ़ा कि भाई कार्डियक वाला भाग जो है उसमें वॉल्व पाया जाता है, जिसे हम कार्डियक वॉल्व कहते हैं। पाइलोरिक वाले भाग में भी एक वॉल्व पाया जाता है, जिसे हम पाइलोरिक वॉल्व कहते हैं। और फंडिक वाले भाग में कुछ मतलब सेल पाई जाती हैं जो कुछ काम करती हैं, आगे देख रहे हैं रिवीजन में। और इसका शेप जो होता है आपके स्टमक का कैसा होता है, जे साइज का शेप होता है। इसके बाद हमने पढ़ा कि भाई यहाँ पर गॉबलेट सेल होती हैं जो म्यूकस का सेक्रेशन करती हैं। फिर आपके ऑक्जेंटिक सेल होती हैं जो HCl का सेक्रेशन करती हैं। फिर तीसरे नंबर पे हमने देखा कि यहाँ पर एक चीफ सेल होती हैं जो क्या करती हैं, पेप्सिनोजिन, और फिर आपका पेप्सिनोजिन और प्रोरेनिन, इन दोनों का क्या करती हैं, पेप्सिनोजिन और प्रोरेनिन,
इनका सेक्रेशन करती हैं, ये नाम आपको ध्यान रखना है। फिर थी आपकी जी सेल जो क्या कर रही थी, गैस्ट्रिक हार्मोन्स को रिलीज कर रही थी, जो एट द एंड जाके इस HCl वाले सेल को फोर्स कर रहा था, उसको बता रहा था कि हाँ भाई चलो HCl को निकालो, ताकि ये क्या कर सके, भोजन का पाचन कर सके। ठीक है, फिर आप देखो इसके बाद यहाँ पर होता क्या है, वो चीज़ें हमने रिवाइज कर ली कि भाई जो HCl है वो बैक्टीरिया को किल करता है। उसके बाद आपका प्रोटीन जो है पेप्टोन के रूप में टूट जाता है, और जो आपका भोजन है वो भोजन एट द एंड काइम का स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है। तो इतनी बातें हमने जानी। ठीक है, तो अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इस छोटी आंत यानी ये बीच वाला भाग और इस बड़ी आंत यानी ये वाले भाग को कवर करेंगे। ठीक है, तो भाई आपने ये चीज़ें पढ़ ली। तो देखो आज हमने क्या क्या कवर किया है। अपना जो फूड है पिछले लेक्चर में हमने पढ़ चुके थे कि इस वाले भाग से जो आपका मुखु गुहा है ना, बकल कैविटी है, वहाँ से भोजन नीचे जाता है, और बकल कैविटी से फूड इज आपके जो ईशोफेगस वाला भाग है ना, 25 सेंटीमीटर लंबी कैनाल, वहाँ से होते हुए कहाँ पहुँचता है, अमाशय तक पहुँचता है, स्टमक तक पहुँचता है। उसके बाद हम इन चीज़ों को आगे पढ़ेंगे और जानेंगे कि कैसे भोजन जो है आपका वो छोटी आंत और बड़ी आंत में जाता है, और फिर कैसे आपके भोजन का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, और फिर वेस्ट मटेरियल का क्या होता है, आपकी बॉडी से बाहर चला जाता है वो वेस्ट मटेरियल। ठीक है, तो भाई आज के लेक्चर में इतना ही। हम मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड बाय।